Hello everyone, welcome to Civil Staff Teaching Exam and warm welcome to today's session. I'm Akansha ma'am. I hope that I'm clearly audible and visible to you, right? Okay, so we can start our session. Today, this session is about chemical science, CSIR NET exam. Okay, so in CSIR NET exam for chemical science, कौन से टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं? अब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं फॉर दिसंबर 2024, तो कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे आपको फोकस करना है, विच आर रियली इम्पॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? तो उन सब पे हाँ डिस्कस हम करेंगे. ठीक है, तो आप रेडी हैं अपने सेशन के लिए? लेट्स स्टार्ट. इन केमिकल साइंस एग्जाम पेपर जो आपका होगा उसके 3 पार्ट्स होते हैं. उसमें तीन मेनली हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट होते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल. ओके, सो मैं आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बताने वाली. ठीक है, नाउ इन एग्जाम पेपर देयर आर एक एग्जाम पेपर में क्या होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी. एज यू नो दैट पार्ट ए is for general aptitude and part B, C, these are for subject. ठीक है, ये सब्जेक्ट्स में होते हैं. तो सब्जेक्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज आवर केमिस्ट्री, वो बी और सी पार्ट में सिर्फ सब्जेक्ट पूछा जाता है. अब सब्जेक्ट में भी 3 पार्ट डिवाइडेड होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, और छोटा मोटा एनालिटिकल पार्ट. अब जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है उस पर हम डिस्कशन करते हैं. देखो, सबसे पहले आपको अपना जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है तो हमेशा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा तो आपके फर्दर जो मास्टर्स लेवल की जो टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, वो आप नहीं क्लियर कर पाएंगे. ठीक है, तो इसलिए हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे. एंड बेसिक इंक्लूड द चैप्टर दैट इज GOC, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो इन जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री व्हाट यू हैव टू स्टडी, रीड दैट जो भी कंसेप्ट जो 11-12 से हम पढ़ रहे हैं, जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट होते हैं जो यूज आते हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दैट यू हैव टू स्टडी इन GOC. ओके, सो GOC कंसिस्ट ऑल द बेसिक कंसेप्ट, ऑल द कंसेप्चुअल टॉपिक्स फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस हो गया, जो भी कॉमन इफेक्ट्स होते हैं. ओके, एसिडिटी, बेसिसिटी, कैसे हम मॉलिक्यूल्स की कंपेयर करते हैं, एवरीथिंग इंक्लूड्स इन GOC. तो GOC आपसे सबसे पहले GOC से स्टार्ट करना है. आफ्टर दैट स्टीरियोकेमिस्ट्री. स्टीरियोकेमिस्ट्री इज रियली इंपॉर्टेंट इन फॉर नेट एग्जाम, बिकॉज स्टीरियोकेमिस्ट्री से जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. स्टीरियोकेमिस्ट्री से 2, 3, 4 क्वेश्चन CSIR नेट एग्जाम में आते ही आते हैं, सो यू हैव टू स्टडी दिस ऑल्सो. इन स्टीरियोकेमिस्ट्री जैसे कन्फर्मर्स, स्टेबिलिटी हो गया. ठीक है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन पूछते हैं, R है कि S है. रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है, D है कि L है. ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. देन डायनेमिक स्टीरियोकेमिस्ट्री. डायनेमिक स्टीरियोकेमिस्ट्री में जब आपको 3D कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा, दैट सिस बना है, ट्रांस बना है, और उनके 3D आपको कन्फर्मर्स बनाकर जब बताने पड़ेंगे, जैसे कि जो रिएक्शंस होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई है. ठीक है, एल्कीन के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होगी उनकी स्टीरियो आपको आनी चाहिए. तो जितनी भी रिएक्शंस हम पढ़ते हैं उनकी स्टीरियो से रिलेटेड क्वेश्चंस डायनेमिक स्टीरियोकेमिस्ट्री में पूछते हैं. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. देन एरोमेटिसिटी. एरोमेटिसिटी में क्या पूछा जाता है बेसिकली आपसे, जैसे आपने मास्टर्स आप कर रहे हैं या आप कर चुके हैं, तो और ग्रेजुएशन में आपने एरोमेटिसिटी पढ़ा होगा. ठीक है, ऑर्गेनिक में उसका अलग से एक चैप्टर है. तो और एरोमेटिसिटी में एरोमेटिसिटी क्या होती है, कौन कौन कंपाउंड्स एरोमेटिसिटी शो करते हैं. ठीक है, रिएक्शंस कैसे वो देंगे, व्हाट इज द रिएक्शन मैकेनिज्म इन एरोमेटिक कंपाउंड्स, व्हिच काइंड ऑफ रिएक्शंस गिवन बाय एरोमेटिक कंपाउंड. ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ है उनकी रिएक्टिविटी, ये सब हम एरोमेटिसिटी में पढ़ते हैं. तो स्टार्टिंग से आपको स्टार्ट करना है कि एरोमेटिसिटी क्या होती है. सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको. ठीक है, देन असिमेट्रिक सिंथेसिस. ये असिमेट्रिक सिंथेसिस क्या होता है? जब हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम एक चीज़ पढ़ते हैं, दैट इज किरेलिटी. ठीक है, अगर हम किरेलिटी पढ़ रहे हैं तो किरेलिटी में
एसिमेट्रिक सिंथेसिस का मतलब होता है अगर कोई मॉलिक्यूल जो कि अकेरियल है तो उसके अंदर हम कुछ चेंज करके सिंथेसिस करके हम उसे किरेल बना सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है तो हम उसके स्ट्रक्चर में इस तरीके से चेंज करें कि वो असिमेट्रिक बन जाए, अकिरेल से किरेल बन जाए, ऑप्टिकल इनएक्टिविटी से ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करे। तो इस सारे एक्सीमेट्रिक सिंथेसिस मेथड्स होते हैं जो आपको पढ़ने हैं, बिकॉज एग्जाम में ये भी पूछते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बड़ी है ना, उसके अंदर जब हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं पार्ट सी में तो 60 क्वेश्चंस हमें गिवन होते हैं जिसमें से 25 हमें चूज करनी है। तो 25 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप ये जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से पढ़ के जाएंगे तो आप इजीली वो 25 क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आप ले सकते हैं। ठीक है, तो देन रिएजेंट्स। अब रिएजेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है। इन ऑर्गेनिक रिएक्शन जब हम सिंथेसिस करते हैं तो व्हाट इज रिक्वायर्ड, दैट इज रिएजेंट। तो जितने भी रिएजेंट हैं उसकी अलग से आप एक शीट बनाइए, सारे रिएजेंट्स का फंक्शन पता होना चाहिए आपको। और ये रिएजेंट तो इम्पॉर्टेंट तो बस यही है कि रिएजेंट का फंक्शन और उसका नाम, उसकी स्ट्रक्चर, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दैट उसमें एग्जाम में यही पूछ लेते हैं कि विच रिएजेंट इज यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इस टाइप से। तो you should know that in the given reaction which reagent is used, so that to know, in order to solve these type of questions you should know all everything about reagents। तो reagents को बिल्कुल skip नहीं करना है, इसे पढ़ के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट इंटरमीडिएट्स। अब इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, whenever कोई रिएक्शन ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट आप लेते हैं, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट के बीच में एक कुछ मॉलिक्यूल, कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट्स। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट्स। अब ये जो इंटरमीडिएट्स होते हैं जो कि ट्रांजिशन होते हैं in conversion from reactant to product, there is a transition in between them, so that known as intermediate। एक और चीज बनती है that is transition state। तो transition state और intermediate दोनों different होते हैं। transition stage is as comparative to intermediate बहुत unstable होते हैं, higher energy state होती है molecule की। फिर उससे जब एनर्जी थोड़ी डाउन होती है तो इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट्स आर स्टेबल, मोर स्टेबल देन ट्रांजिशन स्टेट। तो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, उनकी हम स्टडी कर सकते हैं। और इंटरमीडिएट हम क्यों पढ़ रहे हैं, देखो जब भी आप ऑर्गेनिक सिंथेसिस करोगे, आप नेट क्लियर करोगे, नेट क्लियर करके जेआरएफ आप लोगे, उसके बाद रिसर्च फील्ड में जाओगे। जब आप रिसर्च करोगे तो आपको ऑर्गेनिक सिंथेसिस करना होगा। ठीक है, इफ यू आर फ्रॉम ऑर्गेनिक फील्ड, राइट। सो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में आपको रिएक्शंस लगानी होगी लैब के अंदर। जब आप रिएक्शंस लगाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी क्या है, क्या कौन अगर इस रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट बन रहा है तो उसके स्टेबिलिटी के बेसिस पे आप अपने रिएक्टेंट में वेरिएशन कराओगे और फिर आपको न्यू प्रोडक्ट मिलेगा। तो सिंथेसिस आपको इसी तरीके से कराना पड़ता है। तो उसे पता होने के लिए सिंथेसिस को आप कैसे करेंगे, आपको थ्योरी भी पता होनी चाहिए। दैट्स वाई हम इंटरमीडिएट पढ़ते हैं। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है, उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये सब एग्जाम्स में पूछा जाता है। आफ्टर दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सिर्फ आपको ये पता करना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं और वो किस किस टाइप की रिएक्शंस देते हैं। ठीक है, बिकॉज इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे वुल्फ क्वेश्चन रिडक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन है। तो नाम से आपसे रिएजेंट पूछा जा सकता है। ओके, सो आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है। और ये मास्टर्स का टॉपिक है ना, ये तो मास्टर्स का टॉपिक है। अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आपके कोर्स में भी होगा, और आप मास्टर्स के साथ साथ नेट की एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके कोर्स में ये ऑलरेडी ये है, तो आपको पढ़ना तो है। ठीक है, तो नेट एग्जाम के लिए आप इसे और अच्छे से पढ़िए। देन रिएक्शन मैकेनिज्म। अब जो रिएक्शन मैकेनिज्म है इसमें क्या है कि आपको जो रिएक्शन है उसकी क्या मैकेनिज्म है ये आपसे पता होना चाहिए। अब कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है उसकी कोई ना कोई मैकेनिज्म होती है, जैसे क्या वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, क्या वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो उसमें भी इलेक्ट्रोफिलिक है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अगर वो रीअरेंजमेंट वाली रिएक्शन है तो उसमें कौन कौन सा अरेंजमेंट हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है। ठीक है, अगर उसके अंदर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो वो आपको पता होना चाहिए।
तो आपको जब रिएक्शन मैकेनिज्म पता होगी तभी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म के बेस पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी पूछते हैं एग्जाम के अंदर। कोई भी रिएक्शन का आपको दिखा लिख के दे दिया है, फिर उससे पूछेंगे बताइए इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में ये स्टेप फॉलो हो रहे हैं, तो कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ना है। देन नेम रिएक्शन। अब नेम रिएक्शन तो आप जानते ही हो कि नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन मतलब CSA या नेट एग्जाम के लिए, बिकॉज जितनी भी नेम रिएक्शन है वो सब आपको पढ़नी है। उनकी रिएक्टेंट क्या है, उनका मीडियम क्या है, उनका प्रोडक्ट क्या है और उनकी मैकेनिज्म क्या है, ये सब पढ़ना है। बिकॉज समटाइम्स सिर्फ यही नहीं पूछता है, जैसे अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब थोड़े डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है एग्जाम का, तो आपसे सीधा सीधा नहीं पूछेगा कि इस नेम रिएक्शन में क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट और मैकेनिज्म बन रही है। आपको वो थोड़ा सा घुमा के भी ट्रिकी क्वेश्चन दे सकता है, वो क्वेश्चन में इन्वॉल्व करेगा। जैसे RDS स्टेप में ये हुआ है, बताओ कौन सा बॉन्ड टूटा है, ठीक है, और रिएक्टेंट की किस पे डिपेंड करती है रिएक्शन, तो वो सारी चीजें इंक्लूड करेगा। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस एग्जामिनर बना सकता है, तो इसलिए आपको रिएक्शन मैकेनिज्म आनी चाहिए। देन नेम रिएक्शन भी आपको आनी है। देन पेरिसाइकिल रिएक्शन। अब पेरिसाइक्लिक रिएक्शन अगर हम देखते हैं तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन एक अलग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है पार्ट, जैसे कि फोटोकेमिस्ट्री भी है और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन भी। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन भी बहुत बड़ा वेटेज है एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का मतलब होता है तो कोई भी रिएक्शन, कोई भी प्रोसेस जो कि मॉलिक्यूल की पेरिफेरी पे हो रहा है, मतलब बाउंड्री पे हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में कौन कौन सी रिएक्शंस आती है देखो, दैट इज साइक्लो एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रो साइक्लो एडिशन का मतलब होता है कि दो रिएक्टेंट आपस में ऐड होकर एक साइकिल बनाए, जैसे कि 2, अब यहाँ पर एडिशन किसका होगा, 2+2, इसको बोलते हैं 2+2 साइक्लो एडिशन, ठीक है। अब ये क्या होता है, मतलब कोई भी जो एल्कीन होते हैं, है ना, डाइईन होंगे या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, उन वो दो अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपस में मिलते हैं और दो नए सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, इससे एक साइक्लिक मॉलिक्यूल का निर्माण होता है, ठीक है। सो द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड फ्रॉम अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल इज नोन एज साइक्लो एडिशन रिएक्शन। 2+2, 4+2, 6+2 बहुत सारे टाइप की होती है और ये एग्जाम में बहुत पूछते हैं, है ना। देन सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। अब सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट का मतलब होता है जब आप एक कार्बन से 2, 3, 4, 5 आगे किसी भी कार्बन पे हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के नया कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाओगे, तो वो सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट कहलाता है। 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक, 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक, 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक। तो सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट पे भी क्वेश्चंस आते हैं और इट्स अ पार्ट ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। देन फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो जितने भी आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ते हो उनके अपने एक फंडामेंटल रूल्स होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, बट फोटोकेमिस्ट्री एक डिफरेंट होती है। फोटोकेमिस्ट्री में क्या होगा कि आपको फोटोकेमिकल कंडीशंस के अंदर रिएक्शन करानी है, और फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर जो बॉन्ड टूटता है तो वो डिफरेंट टाइप से टूटता है। होमोलाइटिक फिशन होता है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अब फ्री रेडिकल्स बहुत रिएक्टिव होते हैं, है ना, तो फ्री रेडिकल डिफरेंट टाइप से रिएक्शन करते हैं, इसलिए जो ये फोटोकेमिस्ट्री होती है इसे हम अलग से पढ़ते हैं, इसकी रिएक्शन डिफरेंट होती है, ठीक है, डिफरेंट होती है। नाउ स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन बाय IR, UV एंड NMR, ठीक है। देखो ये जो लास्ट वाला टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल स्ट्रक्चर जो डिटर्मिनेशन है, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये बहुत ज़्यादा ऐड हो गई है। आपसे एग्जाम में वो जो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, इसमें क्या करना है, हमें स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है। आपको वो डिफरेंट टाइप की फ्रिक्वेंसी देते हैं, बॉन्ड फ्रिक्वेंसी। उन बॉन्ड फ्रिक्वेंसी को आपको पहचानना होता है, बताना होता है कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जाम में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप यूज करते हो IR, UV, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और UV अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस मतलब NMR, कार्बन 13 NMR,
H1 NMR, तो ये सब आप यूज करते हो। इनमें है क्या बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी में? देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, उसके अंदर जब हम सैंपल डालते हैं, अननोन सैंपल जिसकी स्ट्रक्चर हमें पता नहीं है, तो जब हम सैंपल डालते हैं वो पूरी मशीन उसे रीड करती है, रीड करके वो एक ग्राफ पर एक हमें स्केच बना के देती है। उस स्केच में फ्रीक्वेंसी लिखी होती है ना, तो उस फ्रीक्वेंसी के बेस पे हम बताते हैं कि मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या है। तो आपको ये भी पूरी तरीके से याद होना चाहिए। इन सारे जैसे अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो ब्रांचेस हैं, ये अलग अलग टाइप से हम इसे स्टडी करते हैं, तो इनकी जो टेक्निक है वो डिफरेंट है पता करने की कि स्ट्रक्चर इलुसिडेशन कैसे होगा, तो वो सब भी आपको याद करना। ठीक है, तो these are the important topics, these were the important topics from the organic chemistry for CSIR NET chemical science। ठीक है, अब देखो आप अपनी प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर रहे हैं, आपको जो गाइडेंस चाहिए, जो आपको जैसे स्टडी मटेरियल जो कि बेस्ट होना चाहिए, इन सब के लिए सिविल स्टैप जो हमारा टीचिंग एग्जाम है ये भी लेकर आ रहा है। हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन बैच 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप वहाँ पे एनरोल कर सकते हैं खुद को। ठीक है, ऐप पे गूगल प्ले से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे चंडीगढ़ ब्रांच पर आकर आप यहाँ पे ऑफलाइन कोर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो हम जो देने वाले हैं दैट इज दी बेस्ट नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, गाइडेंस मिलेगा, प्रॉपर आपको जो टेस्ट सीरीज होंगी वो ज्वाइन होंगी, और किस तरीके से एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, ऑल दी स्ट्रेटजीज जो कि हम आपसे बताएंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी जो जर्नी है टुवर्ड्स योर गोल। और आपको गोल क्या है? CSIR नेट क्लियर करना विद JRF। ठीक है, तो आप उसको आप कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा, आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन फॉर फर्दर वीडियोस, राइट? So I'll meet you in the next session. Till then, bye bye and all the best for your preparation.